नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। हरियाणा में शहर की सरकार का चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है। पानीपत को छोड़कर प्रदेश के 33 शहरों में निकाय चुनाव के नामांकन खत्म हो गए। 9 नगर निगमों में नामांकन का आज आखिरी दिन था। वहीं मेयर पद के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम नायब सैनी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने अपना नामांकन करवाया। विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। वहीं इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बागियों के साथ सोमवार को सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। ऐसे में शहर की सरकार में क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है, किसकी तैयारी किस पर भारी देखी जा रही है और बागियों की निकाय चुनाव में क्या भूमिका रह सकती है। क्या बागी बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, यह सवाल है। तो शहर की सरकार में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। नामांकन खत्म हुआ, हालांकि पानीपत को छोड़कर और जगह नामांकन किया गया। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया और कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी किया, दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया। अब किस तरीके की परिस्थितियां शहर की सरकार में निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है, तमाम सवाल हैं। और बागी जो है उनकी क्या भूमिका रह सकती है, क्या बागी बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे, किस तरीके के समीकरण सेटल होंगे, तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर दिव्यन कुथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में पहला चरण पूरा हो गया। पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी शहरों में नामांकन सोमवार को खत्म हो गए। इनमें 22 शहरों में नगर पालिका, 4 नगर परिषद और 9 नगर निगमों में नामांकन का काम पूरा हो गया। पानीपत नगर निगम के लिए नामांकन की अवधि 21 से 27 फरवरी तक रहेगी। नामांकन के आखिरी दिन प्रदेश के सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने उम्मीदवारों के नामांकन करवाए। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं। ये भी तो काफी लोग सोचती में भी नहीं आए हैं, नहीं पड़े हुए सोए हुए। अरे इतनी जल्दी मान लो पता भी नहीं लगा टिकट किसको देना किसको नहीं देना, लगे हुए हैं। ईमानदारी का ढोल पिट्टी जाते, पर ईमानदारी का नकाब दिल्ली के लोगों ने तार दिया। मेरा आपसे आग्रह है, ये 3 टायर सिस्टम सरकार है और इस 3 टायर सिस्टम के अंदर आप यहां से राम अवतार वाल्मीकि जी को चुनाव जिता करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम रोहतक का 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना गति। गौरतलब है कि इसी के साथ ही 10 महीने में लोकसभा और फिर विधानसभा में अपनी सरकार बनाकर बीजेपी अब ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनावी मैदान में हुंकार भरती नजर आएगी। उधर कांग्रेस लोकसभा में 50-50 होने के बाद विधानसभा चुनाव अपनी गलतियों की वजह से हार गई। कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव अपनी एकता और मजबूती से लड़कर लोकप्रियता बहाल करने और मनोबल बढ़ाने वाला चुनाव है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने बीजेपी वाली गेम खेली है। इस बार कांग्रेस ने कुछ जगह बीजेपी के बागियों को लपका और उन्हें टिकट थमा दी और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव के समर्थकों को भी टिकट दिए गए हैं। अंबाला सिटी से जो मेयर का हमारा उपचुनाव है, उसमें हमारी प्रत्याशी अमीषा चावला जी के नामांकन पे आदरणीय निर्मल सिंह जी और हमारे सांसद वरुण जी के साथ हम लोग सारे पहुंचे यहाँ पे नॉमिनेशन में। हमें विश्वास है कि अंबाला सिटी से मेयर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अमीषा जी जीतेंगी। जैसे निर्मल सिंह जी ने यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया था आज से 4-5 महीने पहले। बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतर रही है।
गौरतलब है कि पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी 33 शहरों में नामांकन खत्म होने के साथ ही अब इनकी छटाई और फिर नाम वापस लेने के बाद चुनाव प्रचार के लिए महज 10 दिन ही मिलेंगे, क्योंकि फरवरी 28 दिन का महीना है और 2 मार्च को वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला ईवीएम्स में बंद हो जाएगा। देखते हैं इस बार 14 मार्च को होली से पहले 12 मार्च को भी होली के रंग गुलाल कौन उड़ाता है और किसके चेहरे के रंग उड़ते हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो नामांकन के साथ अब सियासी सुगबुगाहट किस तरीके की देखी जाए और निकाय चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी है और क्या समीकरण बैठ रहे हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके की समीकरण बैठ पा रहे हैं अब और क्या धरातल पर देख रहे हैं आप, क्योंकि कुछ बागी भी हैं, उनकी भूमिका का भी जिक्र हम करेंगे यहाँ पर। किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं वो, क्या कुछ जानकारी? देखिए सौरभ, बागियों की जहां तक बात है, बागी कुछ तो है। मेन नाम मैं कहूंगा हिसार में रामनिवास राणा है, जो कांग्रेस के बागी है। हालांकि कृष्ण सिंगला को कांग्रेस ने वोट वहां टिकट दिया है मेयर का, लेकिन रामनिवास राणा जो है उन्होंने आज बतौर बागी कांग्रेस के पर्चा भरा है। बताया जाता है कि वो शैलजा के करीबी हैं, क्योंकि शैलजा कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं और अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं रामनिवास राणा तो मेरे को लगता है पार्टी का नुकसान है। हो सकता है कि शैलजा के दखल से या कांग्रेस उनको मना ले कि आप हट जाओ मैदान से, उस स्थिति में फिर मुकाबला हो जाएगा कांग्रेस और बीजेपी में हिसार में। कुछ और जगह भी इस तरह की छिटपुट है, लेकिन उतना नहीं है जितना विधानसभा में हमने देखा था। कई विधानसभाओं में बागी खड़े हो गए थे और बाद में बीजेपी ने तो मैनेज कर ली, लेकिन बागी कांग्रेस का खेल खराब कर गए थे। इस बार कम है, लेकिन देखिए तात्कालिक गुस्सा होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जिनको उम्मीद होती है, जो मजबूत होते हैं, जिनके साथ समर्थक होते हैं, जिनको लगता है कि हम हैवी पड़ेंगे, चुनाव जीत सकते हैं, वो पीछे नहीं हटना चाहते। देखिए थोड़ी देर का होता है, जब टिकट होती है झटका तो लगता है, लेकिन बाद में जब थोड़ा समय गुजर जाता है तो आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है या उसको मान मनोबल होती है कि आपकी वजह से नुकसान होगा क्या। अगर आप हट जाए मैदान से, कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाए तो उसकी गाड़ी में आप भी, झंडी लगी गाड़ी में आप भी तो बैठ सकते हो, आपका भी तो मान सम्मान बढ़ेगा। इस तरीके से इमोशंस को जगाया जाएगा। तो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस के बागी हो। जहां तक समीकरणों की बात है, समीकरण देखिए सीधे सीधे ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है। पानीपत को छोड़ दूं तो बाकी जगह, बहुत सारी जगह इस बार कांग्रेस ने मजबूत मेयर पद के उम्मीदवार उतारे हैं, पार्षद भी है, लेकिन मेयर का चूंकि चुनाव थोड़ा सा बड़ा है, एमएलए से छोटा, लेकिन चेयरमैन नगर पालिका नगर परिषद से मेयर एक नाम है। आपको एक बता दूं, आर.के. सिंह यहाँ होते थे मेयर पानीपत नगर निगम के। उन्होंने एक मेरे को ये बताया था कि हम आईएएस से हम ट्रेनिंग लेने जब लंदन गए तो पता लगा कि लंदन के मेयर को इतनी पावर है, उसकी कलम जो कर सकती है वहां का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेयर बहुत रुतबे वाली जगह है। सवाल यह है कि मेयर किस शहर का है, उसको पावर्स कितनी है। तो लंदन का मेयर अगर एक बस भी लंदन में चलानी हो तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक मेयर की कलम से ऑर्डर नहीं हो, अप्रूवल नहीं होगी। तो इतनी पावर है मेयर को। लेकिन हरियाणा में, पंजाब से मेरे को कई बार ये बातें चलती है, पंजाब के मुकाबले हरियाणा में मेयर की पावर कम है। पंजाब में फिर भी रुतबा है। चंडीगढ़ की बात कर ले, राजधानी है दोनों प्रदेश की, अमृतसर है, लुधियाना है, पटियाला है, कई शहरों में वहां मेयर है, लेकिन वहां पावर ज्यादा है। हरियाणा में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जब 2013 में चुनाव हुए थे तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तब जो विधायक थे कांग्रेस के थे ज्यादातर शहरों में, जहां 7 नगर निगम बने थे। तो भूपेंद्र हुड्डा पर दबाव बनाया था कांग्रेस के 7 जगह जहां नगर निगम के चुनाव हुए थे 2013 में। वहां फिर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, विधायकों ने कहा था कि सरकार विधायकों से चलती है, मेयर से नहीं चलती। तो तब कुछ इस तरह के प्रोविजन किया गया था कि विधायक की पावर ज्यादा रही, रुतबा ज्यादा रहे, मेयर उसके बाद हो। तो लेकिन पंजाब में, जैसे मैं बताता हूं, पंजाब की बात करें, दिल्ली में भी कॉरपोरेशन है, भोपाल में है, बड़े शहरों में है, वहां लखनऊ में भी है, बहुत बड़े शहरों में, लेकिन हरियाणा में पावर कम है। हालांकि ये बात बार बार उठती रही है। कुल मिलाकर समीकरण ये है कि बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला है। पानीपत को छोड़कर पानीपत की स्थिति अजब है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढ रही है, उसके पास अपना मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अगर कुछ है तो वो डर रहे हैं लड़ने से, क्योंकि बीजेपी ने, मैं कहता हूं कांग्रेस को पानीपत में बीजेपी ने फंसा दिया है। बीजेपी ने कुछ इस तरह पार्षद उम्मीदवार और मेयर का टिकट दिया है कि
कांग्रेस सोच रही है हम करें क्या। पानीपत में मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने कांग्रेस को फंसा दिया है। कांग्रेस कई दिनों से ढूंढ रही है कि किसको चुनाव लड़वाएं ताकि मुकाबला हो, फिलहाल कांग्रेस को। और कांग्रेस के बारे में ये बातें भी पानीपत में आ रही है कि जो नेता है जिन्होंने ग्रामीण शहर से चुनाव लड़ा, उनको शायद ऊपर से यह है कि आप अपने तरीके से देख लो, लेकिन बाकी कांग्रेस नेता नाराज हैं कि हमारे से सलाह नहीं ली जा रही। पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, जीतना है तो सलाह मशवरा होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। पानीपत के कांग्रेस नेताओं की यह है कि जो दो नेता जिन्होंने ग्रामीण से और शहर से चुनाव लड़ा, वो बाकियों की पूछ नहीं कर रहे, अपनी मर्जी कर रहे हैं। उम्मीदवार को ढूंढना और सारी मतलब पावर का इस्तेमाल वो करें, तो बाकी कांग्रेस नेता रूठे हुए। तो मैं ये कहूंगा पानीपत में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह उलझा दिया है। ठीक है, जो समीकरण बन रहे हैं उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। महेश, हिसार की स्थिति क्या है और क्या समीकरण बनते आप देख रहे हैं? कुछ उम्मीदवारों के टिकट भी कटे हैं, उसको लेकर भी बागियों की संख्या बढ़ी है। अब उसका क्या इंतजाम पार्टी कर रही है, किस तरीके से उन बागियों से पेश आएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बागियों ने नंबर गेम बिगाड़ा था विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, और उससे पहले भी गाहे बगाहे लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा गया। अब क्या स्थिति है? देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान जिसने भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, कितना भी बड़े से बड़ा वो नेता हो, वो परेशानी की स्थिति में नजर आया। विधानसभा चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो उन्हें पछतावा इस बात का हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे खासे रसूख उनका था, अच्छा खासा कद उनका था, लेकिन गलती हो गई, कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए। अब किसी तरह की बगावत की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। किसी को भी टिकट, चाहे वो पार्षद का हो, मेयर का हो, मिला या नहीं मिला, लेकिन अब तमाम जो लोग हैं वो एक कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक आवाज मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी की रहनुमाई में खड़े नजर आ रहे हैं। तो बगावत जैसा तो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा। जिक्र कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे रामनिवास राणा, जो कि ये माना जा रहा था कि लोग जो मेयर का चुनाव है वो भी वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जानकारी भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आई कि रामनिवास राणा ने वहां आवेदन कर दिया है, मेयर पद की टिकट को लेकर आवेदन हुआ है। पुष्टि बार बार भारतीय जनता पार्टी नेता इस बात की करते रहे, लेकिन रामनिवास राणा खुद इस बात से इनकार तब भी कर रहे थे और आज भी किया है। आज भी रामनिवास राणा ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार का जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया। नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन सवाल करने पर उन्होंने यही कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो कांग्रेस पार्टी के नेता आज भी हैं, कांग्रेस पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन निर्दलीय वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि अगर कहीं बगावत जैसा कुछ देखने को मिला है तो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। जिक्र मैं पार्षदों का कर लेता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम 20 वार्डों में अपने जो टिकटार्थी हैं पहले से चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को कुछ एक वार्ड में टिकटार्थी मिले, कुछ वार्ड में टिकटार्थी अभी तक नहीं मिले हैं। वहां सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग निर्दलीय खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो है चुनाव को लड़ने का काम करें, वो मेयर को जो है अपने वोट डलवाने का काम करें जो प्रभाव वाले वोट है, और वो भी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसे आजाद उम्मीदवारों को मदद की जाएगी। काफी सारे वार्डों में ये व्यवस्था की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस तरह की मैनेजमेंट करने को मजबूर नजर आ रही है। भीतरघात की परेशानी अगर आ सकती है तो कांग्रेस पार्टी को आ सकती है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी है कि जिंदल, सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच गई थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होगी अपने बेटे नवीन जिंदल के साथ। सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हुई थी। अब जिंदल समर्थक जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो नायब सैनी की रैली में पहुंच चुके थे, वोटों की अपील कर चुके थे, लेकिन सावित्री जिंदल उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। अब बाकी जो लोग हैं यानी कांग्रेस पार्टी का मेयर पद उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार रामनिवास राणा, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो बड़ा खेला करेंगे। वो बड़ा खेला इस बिना पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सावित्री जिंदल का समर्थन वो हासिल कर लेंगे, भले ही जिंदल समर्थक जो हैं नायब सिंह सैनी के साथ खड़े नजर आ रहे हो। कितना ये होगा, क्या ये संभव है, ये तो सवाल का जवाब बाद में मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से दावे किए गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रामनिवास राणा ने भी ये दावा किया है और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण सिंगला, वो भी इस बात का दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन अंडर कवर इस बात की उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि हो सकता है कि सावित्री जिंदल से उनका जो सेटलमेंट है वो हो जाए और
खास बात यह भी थी कि मेयर पद के टिकट को लेकर यहाँ आमने सामने की स्थिति देखने को मिल रही थी। सावित्री जिंदल चाहती थी कि शकुंतला राजलीवाला, जो कि उनकी सबसे खास मानी जाती है, शकुंतला राजलीवाला के लिए मेयर पद की टिकट भारतीय जनता पार्टी से चाहती थी सावित्री जिंदल। और यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री थे, उनके आमने सामने की स्थिति, सावित्री जिंदल और डॉक्टर कमल गुप्ता के आमने सामने की स्थिति देखने को मिल रही थी। एक विकट परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। कमल गुप्ता यहाँ पर प्रभावी साबित हुए और कमल गुप्ता ने अपने समर्थक को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की। अब सावित्री जिंदल क्या करेंगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल नाटकीय घटनाक्रम यहाँ पर आ सकता है। रामनिवास राणा को अगर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मनाने में कामयाब हुई तो फिर आमने सामने की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फिर आमने सामने होंगे, वरना मुकाबला एक बार फिर से दिलचस्प बनता हुआ नजर आएगा। वीरेंद्र जी, क्या परिस्थिति देख रहे हैं इन तमाम समीकरणों के बाद? हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गुरुग्राम में किस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है। कुछ मौजूदा पार्षदों का टिकट काटा गया है, वहां पर भी ये सुगबुगाहट है और नए चेहरों पर ज्यादा उम्मीदवारी जताई गई है, भरोसा जताया गया है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना प्रत्याशी बदला तो वो तकनीकी खामी थी जी, लेकिन उसके बाद भी वहां राव इंद्रजीत सिंह और सुधा यादव में तालमेल भी बना रहे। तो पार्टी ने मतलब ये दिखाया कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, देखिए अब अगर हम पूरे भारतीय जनता पार्टी की सूची का विश्लेषण करें तो इसमें संगठन की बजाय विधायक सांसद की भूमिका अधिक रही है। मतलब विधायक और सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिसे चाहते थे उसे टिकट मिल गई है। मतलब पार्टी की तरफ से देखा जाए तो पार्टी का स्टैंड इतना नहीं है, मतलब संगठन की दृष्टि से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, इसलिए यहां टिकटों की मांग भी ज्यादा है, चाहवान ज्यादा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं भी ज्यादा है। कांग्रेस इसलिए दौड़ में पिछड़ जा रही है कि कांग्रेस ने पहले से तैयारी नहीं की। ये तो कांग्रेस के नेताओं को मालूम था कि निकाय चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस के नेता तो अब से गुटबाजी में उलझे हुए थे, उनका किस तरफ ध्यान ही नहीं था। अब चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान है, क्या उन्होंने पूरे हरियाणा राज्य का प्रवास किया? क्या जहां जहां निगम के चुनाव होने थे वहां कार्यकर्ताओं की बैठकें की? क्या कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया? तो जब संगठन ही निष्क्रिय है तो इसलिए अब आपको चुनावी माहौल में भी कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबक है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अत्यधिक उत्साहित हो जाएंगे, जैसा कि उनको लग रहा है कि हम किसी भी टिकट दे दें, कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, जीत जाएगा, यानी कि जो घोष जो होता है, छवि होती है, उसकी भी उपेक्षा कर दी जाए तो में होता है कि उम्मीदवार कौन है, उसका लोगों से संपर्क कैसा है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अत्यधिक जो उत्साह बना हुआ है वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है। पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी इस तरह के अति उत्साह में आती नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर देखा जा रहा है कि पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है उससे लगता है कि पार्टी में अत्यधिक उत्साह है, आत्मविश्वास है और पार्टी को ये मानकर चल रही है कि जिसे भी हम टिकट देंगे वो आसानी से जीत जाएगा। अगर कांग्रेस ने इस बार जो उम्मीदवार मेयर के उतारे वो अवश्य चुनौतीपूर्ण है, वो भारतीय जनता पार्टी के राह को आसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर विकास कराना है, जैसे डबल इंजन की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने पर ही विकास संभव है। क्योंकि अगर विपक्ष का अगर मेयर होगा, अगर बहुमत विपक्ष का होगा तो जो अपेक्षा की जा रही है विकास की वो नहीं होगी। विकास की राह में रोड़े अटकाए जाएंगे, सत्तारूढ़ दल भी जो है बाधा बनेगा। तो कुल मिला के पक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के माहौल है, लेकिन इतना राह आसान नहीं है। अगर कांग्रेस ने गंभीरता से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी को छोड़कर गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। कांग्रेस ने अच्छे उम्मीदवार भी मैदान में उतारे। अगर पिछड़ रही है तो इस कारण से कि कांग्रेस ने पहले से तैयारी नहीं की। शॉर्ट में मैं कमेंट चाहूंगा आप तीनों के। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, 70% से ज्यादा नए चेहरों को मैदान में उतारा गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए सौरभ, पंचायतों में जिस तरीके से 50% महिलाओं के लिए आरक्षण था उन्होंने करके भी दिखाया। तो ये भी कहा था, नायब सैनी सरकार ने कहा था कि हम शहरी निकायों में भी 50% आरक्षण देगी, बिल्कुल दिया है। जो पहली लिस्ट मेयर की आई है बीजेपी की, 9 नाम थे उसमें जी, क्योंकि एक का नहीं मनेसर का रोका गया था। 9 में से 6 महिलाएं थी। हमने देखा ये मुद्दा हम उठाते भी आए तो 50% 60% महिलाएं हो गई। तो ये बात मैंने महिपाल ढांडा से देखी इंटरव्यू पे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल
महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी की वोटर बनी है। बीजेपी की नीतियों का उन्होंने समर्थन किया है और उनको इनका फायदा मिला है। और महिलाओं के लिए योजनाएं भी कई नई योजनाएं लाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी को उनका समर्थन मिला और बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी की वोटर है। हम महिलाओं का हित चाहते हैं, उनको अधिकार और उनका सशक्तिकरण चाहते हैं। ठीक है। अब महेश, जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के बागियों पर दांव लगाया और बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ नए चेहरों को ज्यादा संख्या में शामिल कर लिया, तो क्या बीजेपी के लिए कुछ चुनौती के तौर पर इसे देखा जा सकता है और कांग्रेस के लिए क्या प्लस पॉइंट साबित होगा? संक्षेप में देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती तो आपसी अंदरूनी जो कलह की स्थिति है, वो सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त है। और मैनेजमेंट के लिहाज से पहले भी कांग्रेस पार्टी शून्य के करीब ही देखने को मिल रही थी और अब भी मैनेजमेंट के लिहाज से कुछ भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में नजर आएगा ऐसा लगता नहीं है। और जिक्र अगर तैयारियों का किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से भी, और भारतीय जनता पार्टी में दरअसल मूल अंतर क्या है, यहाँ पर उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं होता है, यहाँ पर कमल का निशान ही उम्मीदवार होता है और कमल के निशान पर ही दाव खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो यकीनन अगर उम्मीदवार मजबूत हो तो राह आसान होती है, लेकिन अगर कमजोर भी हो तो मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी उसे अपने साथ कामयाबी तक लेकर जाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, चुनावी प्रबंधन काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की अग्नि परीक्षा इसे कहा जा सकता है? देखिए, अग्नि परीक्षा तो है, लेकिन कांग्रेस पास खोने के लिए कुछ नहीं है जी। कांग्रेस ने अभी संगठन नहीं बनाया और हार से भी सबक नहीं सीखा कि कांग्रेस के नेताओं ने जो अपने चुनाव में पराजय के बाद वो घर बैठ गए, जनता के बीच नहीं गए, जनता के मुद्दे नहीं उठाए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो आसान है। निकाय चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टी के अंदर, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर भी जो कार्यकर्ता है वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अपना भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। तो इसलिए कांग्रेस की राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का ना तो संगठन है, ना कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ना ही नेताओं में उत्साह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अत्यधिक आत्मविश्वास जो है वो उसके लिए अवश्य चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासी पटल पर तमाम सियासी दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। किसकी तैयारी कितनी भारी नजर आएगी? आज नामांकन खत्म हुए हैं, पानीपत को छोड़कर अब आगे के समीकरण किस तरह से बैठेंगे? कुछ बागियों ने भी नामांकन दाखिल किया है, कुछ निर्दलियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। क्या समीकरण बनेंगे इस बार निकाय चुनाव में, बेहद दिलचस्प होगा देखना। लेकिन बीजेपी की तैयारी इस बार हर बार की तरह ज्यादा ही नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा से कहना भी गलत नहीं होगा। कौन किस पर भारी हो गया तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 तारीख को मतदान होंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।